हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज आप लोगों का यूके ट्रिपल एस सी स्नातक स्तरीय 229 पदों का एग्जाम पेपर था, जो कि हो चुका है। कैसा गया है आप लोगों का एग्जाम पेपर? और एग्जाम का लेवल दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड लेवल का, अच्छा लेवल का एग्जाम पेपर था। जैसी उम्मीद थी कि आपका जो पेपर है वह लेंथी रहेगा, बिल्कुल लेंथी था। वही सुमिलित कीजिए, सुमिलित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो आप लोगों का आज 229 पदों पर यूके ट्रिपल एस सी का एग्जाम पेपर हुआ है, इसकी आंसर की के बारे में और इसके सॉल्व पेपर के बारे में। यानी कि मेरे हिसाब से दोस्तों जो आपकी इसके आंसर की होनी चाहिए वह आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको किसी भी आंसर में कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के लिए यह पेपर कहीं ना कहीं फायदेमंद था। कुमाऊं वाले कह रहे हैं कि यार हमें तो कुमाऊनी खुद नहीं आती थी, गढ़वाल वाले कह रहे हैं कि कुमाऊं वालों को ये क्वेश्चन आते होंगे। और जो हरिद्वार उधमसिंह नगर वाले हैं वो बेचारे कंफ्यूजन में है कि इतने सारे क्वेश्चन को जो है कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्द अर्थ से पूछ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आपका एग्जाम पेपर था, अच्छा पेपर था। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आप लोगों के इस पेपर की आंसर की के सही सही प्रश्नों के उत्तर बताने की। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न पत्र है यह आयोग के द्वारा खुद से बनाया गया है और आयोग इसके आंसर के भी अपने द्वारा ही जारी करने वाला है। तो मुझे जो आंसर्स लग रहे हैं, जिस भी प्रश्न का आंसर मुझे जो लग रहा है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको प्रश्न में कोई भी डाउट लगता है या किसी भी आंसर्स में कोई गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। और हाँ, उसके बाद मैं उसे चेक करने के बाद अगर कोई गलती सीरियसली होगी तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिनअप भी कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का एग्जाम पेपर हुआ था यूके ट्रिपल एस सी स्नातक स्तरीय 229 पदों पर जो एग्जाम पेपर हुआ था आज 31 दिसंबर 2023 को, उसके सॉल्व पेपर यानी कि प्रोविजनल आंसर की के बारे में। पहला आपका प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, इसका मैं आपको सीधे सीधे दोस्तों आंसर बता देता हूं। इसका सीधे आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या क्या आंसर होगा देखिए। समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख क्या कहलाते हैं? संपादकीय कहलाती है। किसी विशिष्ट समाचार पत्र पर विचारात्मक टिप्पणी दोस्तों आलेख कहलाते हैं। व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति दोस्तों क्या कहलाती है? धारावाहिक कहलाती है। और किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका जो प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं? देखिए दोस्तों, उडवार तो पता नहीं दोस्तों, यहाँ पे मेरे ख्याल से डडवार होना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो, तो डडवार अगर यहाँ पे प्रथा होती तो डडवार के संबंध में ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता। जो डडवार प्रथा है यह गढ़वाल की एक जजमानी प्रथा है। इसका संबंध दोस्तों प्रत्येक फसल के अनाज से होता है और पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोलवादक को इसमें कार्य के बदले अनाज दिया जाता है। यानी कि प्राचीन समय में वस्तु विनिमय, जब पैसे नहीं चलते थे तब वस्तु विनिमय का एक यह प्रकार था क्या? डडवार प्रथा। अगर डडवार ऑप्शन में होता तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये आंसर की मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि कोई प्रश्न ऊपर नीचे भी हो जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न कि पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति को प्रकट करती है? तो पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट, दूसरी की वस्तु के दिखावे में जो कष्ट होने की स्थिति है, मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए बिराना सोना ना नाक दुखाना। यानी कि बिराने का जो सोना है वह अपना ही नाक दुखाता है। यानी कि दूसरे की जो वस्तु है वह क्या होती है? दूसरी की वस्तु के दिखावे में क्या होता है? कष्ट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आज तक यह प्रश्न दोस्तों अलंकार रस में पूछा जाता था कि यहाँ पे श्रृंगार रस है। यहाँ पर पूछ दिया गया कि किस अलंकार की यहाँ पर योजना है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर आपका उपमा अलंकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है कौन सी में? तो देवनागरी के अतिरिक्त दोस्तों हिंदी भाषा जो है कैंथी और महाजनी में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि अरबी फारसी दोस्तों क्या होती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और कैथी और महाजनी भी प्राचीन भाषाएं हैं जो भारत में बाएं से दाएं ही लिखी जाती थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला है दोस्तों आखन है आंसू ऊनी घुनन हैजे के ऊनी। यानी कि आंखों से आंसू आते हैं, घुन यानी कि पांव घुटनों से जो क्या आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आखन हैजा आंसू ऊनी घुनन हैजे के ऊनी। यानी कि आंसू जो है आंखों से ही आते हैं, घुनों से नहीं आते। यानी कि जो घुटने होते हैं उनसे नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दावत जो है दावत यह आगत शब्द है। थैला जो है दोस्तों थैला ये देशज शब्द है। पंकज दोस्तों योगरूण शब्द है। और तहसीलदार दोस्तों आपका क्या है? संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? उसे सांचो या बगोई कहा जाता है। तो जौनसारी जो लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन काफी अच्छा था। सांचो या बगोई कहा जाता है। जैसे कुमाऊं में पतड़ कहते हैं, तो वैसे जौनसारी में क्या कहते हैं? सांचो या बगोई कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग में से कौन सा शब्द युग में
विलोम सही नहीं है। पक्ष का विलोम विपक्ष होता है, सही है। थोड़ा का विलोम बहुत होता है, बिल्कुल सही है। नम्र का विलोम जो होता है तो वह दृष्ट होता है, यानी कि तेज होता है। और आस का जो विलोम है दोस्तों वह पास नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए इसका। आस का जो विलोम शब्द होना चाहिए दोस्तों वह मायूसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आस का पास आपका गलत हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 10वां कि भतुआ, भटा और सेमी ये क्या है दोस्तों। तो भतुआ की सब्जी खाई होगी दोस्तों आप लोगों ने। तो भतुआ, भटा और सेमी ये तीनों ही क्या दोस्तों वनस्पतियां हैं, ठीक है। सेमी यानी कि पुओं की तरह सेमी भी जो होता है एक वनस्पति होती है, इसकी सब्जी बनती है। भटा की भी सब्जी बनती है, भतुआ भी होता है। तो ये तीनों क्या है वनस्पतियां हैं। कुमाऊनी गढ़वाली जो लोग हैं उनके लिए यह पेपर अच्छा था, लेकिन जो अभ्यर्थी हरिद्वार और उधमसिंह नगर के हैं कहीं ना कहीं उनके लिए यह पेपर दिमाग हिलाने वाला था, क्योंकि लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द अर्थ आप तभी कर सकते हैं जब आपको भाषा की सामान्य जानकारियां हो। अगला प्रश्न देखिए, ये भी वही है कि कौन सा कथन असत्य है। छिटाण कहते नहीं है कि द्यो उणो, द्यो छिटाणो, यानी कि या बरखा छिटाणे, यानी कि छिटाण मतलब बूंदी बांदी होने की स्थिति, यानी कि हल्की हल्की जब बारिश होती है तो उसे बोलते हैं छिटाण, ये तो सही है। बर्ख का अर्थ होता है वृष्टि, बहुत तेज वर्षा, मतलब बरखा लगनी, मतलब बहुत तेज वर्षा हो रही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। झड़ का अर्थ होता है लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि, ठीक है। कहते नहीं बहुत खतरनाक झड़ पड़ गया, 4 दिन पर बारिश होना, यानी कि झड़ का अर्थ होता है लगातार कई दिनों तक होने वाली वर्षा। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि नहीं होता है, क्या होता है छोटी छोटी या बूंदी बांदी वाली वर्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला एक क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए न करने योग्य के लिए जो होता है वो होता है अकरणीय, ठीक है। ऐसे जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम्य, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अंकिंचन, और जिसकी गिनती न की जा सके उसे कहते हैं अगणनीय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं कि अनुधन ऐसण, ये तो सभी को पता होगा। उ के बाद में कोई भी शब्द आता है, कोई भी आपका स्वर आता है तो वहां पर क्या होता है हमारा यण संधि होती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा यण संधि का। या मैंने इसके ट्रिक बताई, यौ व रोलो के पहले अगर आधा वर्ण आता है तो अन्वेषण, अनुधन ऐसण, उ ए के पहले कोई के बाद में कोई भी स्वर आता है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा ई उ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो वहां पे यण संधि होती है। यण संधि आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है जय की ज्वे ने वीक क्वे ने मैं ज्वे शब्द का क्या अर्थ है। यह प्रश्न दोस्तों बहुत खतरनाक है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न लगा मुझे। जय की ज्वे ने वह की क्वे ने। अब दोस्तों इसमें ज्वे जो होता है ना, ज्वे के 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो निकल सकता है घरवाली, घरवाली यानी कि पत्नी, और दूसरा होता है घरवाल यानी कि घर वाले। अब देखिए जिसकी ज्वे ने वीक क्वे ने यानी कि जिसकी घरवाली नहीं है उसका कोई नहीं होता, या फिर जिसके घर वाले नहीं है उसका भी कोई नहीं होता। तो इन दोनों में से ही एक इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन ज्वे जो होता है गढ़वाली में ज्वे कहते हैं घरवाली को, जो घरवाली होती है उसे गढ़वाली में ज्वे कहते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए, जय की ज्वे ने वीक क्वेन है, जिसके घरवाले नहीं है उसका संसार में कोई नहीं है, ये भी एक लाइन है। या जिसकी घरवाली नहीं है उसका कोई नहीं है। तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से इसका ए हो सकता है, ठीक है। अगला है रेडियो की भाषा का स्वरूप कैसा होता है। तो रेडियो की भाषा कैसे होती है दोस्तों, श्रव्य होती है, ठीक है। आपको पता है रेडियो आप सुनते हैं, सिर्फ देखते नहीं है, ठीक है। अगला है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो अतिवादी सर्वनाम, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आयोग के द्वारा दोस्तों पेपर अच्छा बनाया गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के बनाए गए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, झिक्कल कामची उडायली क्या है दोस्तों। झिक्कल कामची जो उडायली है दोस्तों, बहुत ही अच्छा यह प्रश्न है। यह आपको किताबों में भी बहुत मुश्किल मिलेगा। यह उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है दोस्तों। ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा, जो राजी जनजाति है उसके द्वारा उनकी जो भाषा है उसका शब्दकोश झिक्कल कामची उडायली में बनाया गया। राजी इसकी वजह से कोई न्यूज भी आई थी बीच में, ठीक है। तो झिक्कल कामची जो उडायली है यह उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है। अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। राहुल घर जा रहा है, तो इसका सीधे आंसर मैं बताता हूं। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राहुल घर जा रहा है क्या हो जाएगा, विधिवाचक हो जाएगा। राहुल घर जाओ क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक हो जाएगा। क्या राहुल घर जा रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और शायद राहुल घर जा रहा है संदेहवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला है कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं। तो आण तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, यह परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएगा। आना मतलब क्या होता है, पहेलियां होता है, ठीक है। आण पखाण कहते हैं इसको, ठीक है। अगर सही युग्म आपको छाटना है तो सही युग्म से क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, यो व रो लो, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है। उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली जो भाषा जिसको भी आती है उसके लिए क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हार्ड लेवल के थे, ठीक है। हालांकि जो हिंदी का पेपर था इसमें 15 नंबर आप लोग आराम से ला सकते थे, ठीक है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन के बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उसके हिसाब से दोस्तों आपको आंसर देना है, ठीक है। अब कथन फर्स्ट क्या है दोस्तों, कथन फर्स्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU
GKY बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है। कथन 2 है, यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है। कथन 3 है, अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? मेरे हिसाब से दोस्तों आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि ये जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कहां पर आपका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। कथन 1 और कथन 3 आपके इसके सही आंसर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। तो उस साइबर हमले का नाम क्या होगा दोस्तों? उसका नाम होना चाहिए डिनायल ऑफ सर्विस। क्या होना चाहिए? डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से दोस्तों आंसर है। अभी ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तभी इसके आंसर पता चल पाएंगे। ठीक है, अगला है, भारत के ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता है? तो जर्मनी ने दोस्तों बेल्जियम को हराकर क्या जीता है? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 दोस्तों जीता है जर्मनी ने। किसको? बेल्जियम को हराकर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा कथन सही है? ठीक है, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है। बिल्कुल सही है दोस्तों, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है और विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में भी सहायक होती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, इनमें से कौन सा 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो दोस्तों देखिए, नई प्रक्रियाएं, नई बुनियादी ढांचे, नई सोच, ये इस पर आधारित है। नए गंतव्य, यह 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ वाद 1967 में जो हुआ था। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के होते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। और मैं दोस्तों फिर से कह रहा हूं, किसी भी प्रश्न में कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है। और अगला ऑप्शन है, यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है दोस्तों यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपका सही उत्तर इसका होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ आपके संस्थान दिए गए हैं कि ये जो संस्थाएं हैं इनकी स्थापना किसने करी, यहाँ पे उसके संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसका सम्मिलित करना है। तो मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो बॉम्बे एसोसिएशन नामक संस्था है वह दादा भाई नौरोजी ने स्थापित करी थी। ऐसी जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है यह गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित करी थी। ऐसी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दोस्तों दी मराठा समाचार पत्र निकाला गया था और लाला लाजपत राय के द्वारा द पीपुल सोसाइटी या समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये संबंधित वाले प्रश्न है दोस्तों जो आपको करने थे। ठीक है, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से पर्यावरण और सतत विकास होना चाहिए कि 1996 में सिंगापुर में आयोजित जो WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था इसमें कौन सा नहीं था? विनियोग था, प्रतिस्पर्धा नीति थी, सरकारी खरीद था, लेकिन पर्यावरण एवं सतत विकास नहीं था मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला है, कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं होता है? तो कैश मेमोरी दोस्तों मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं होती है, जबकि रैम हो गया, रोम हो गया और मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी ये आपका मुख्य मेमोरी के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? कैश मेमोरी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसके सबसे यहाँ पर दोस्तों कैश मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से इसका आंसर कैश मेमोरी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैश मेमोरी भी एक प्रकार ही होती है मुख्य मेमोरी। वैसे मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार माने जाते हैं, रैम और रोम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से मेरे हिसाब से जो सही आंसर हो सकता है कि कौन सा नहीं है, तो कैश मेमोरी ही होना चाहिए, वरना मैग्नेटिक डिस्क भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के अधिकांशतः भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी धारण करी थी? तो शिलादित्य की पदवी किसने धारण करी थी दोस्तों? हर्ष के द्वारा धारण की गई थी उत्तर भारत के अधिकांश भाग को जीतकर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक साइड आपकी सूची में कुछ चीजें दी गई हैं और दूसरे साइड उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 3 4 2 1। वार्षिक वित्तीय जो प्रतिवेदन होता है वह अनुच्छेद 112 में है। सांसदों के वेतन और जो भत्ते हैं वो अनुच्छेद 106 में है। धन विधेयक दोस्तों एक आर्टिकल 110 में है। कठिनाइयों के निराकरण पर राष्ट्रपति का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 392 में है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर भी वही है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में कुछ अधिनियम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो इसका भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 2 4 1। कैसे, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है वह बात करता है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के बारे में। भारत परिषद अधिनियम 1909 का यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता है। भारत शासन अधिनियम 1919 जो है दोस्तों यह बात करता है द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में। और भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन के समाप्ति की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में एक बार में पूरे वर्ड शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियां प्रयोग की जाती हैं? तो कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोहतांग दर्रा है। उत्तराखंड में नीति दर्रा है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दिहांग दर्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह कथन फर्स्ट है। अगला है, आय व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति की विषय वस्तुएं हैं। तो कौन से कथन सही है दोस्तों, इसमें से यह पूछा गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों देखिए ये बिल्कुल डीप से प्रश्न है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को आंसर देने की। अगर किसी प्रश्न में हो सकता है कि कोई बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर की है, ठीक है, तो आप लोग भी अपने आंसर अपने हिसाब से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? तो कर सुधार के लिए दोस्तों आपका इसमें से कौन सी समिति बनी थी? वह चलैया कमेटी बनी थी। कौन सी? चलैया कमेटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ईरान दोस्तों इजराइल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। तो ये तो आपका दोस्तों सही है, तो कथन एक ही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है, तो कथन एक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? 697 वस्तुएं दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अनाज दिए गए हैं और ग्रंथों में वर्णित नाम दिया गया है, चावल, ब्रीही, उड़द, मास, जौ, यव और गेहूं को गोमत, ठीक है, तो गेहूं का गोमत दोस्तों कथन सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश या देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है? तो अफ्रीकी संघ को दोस्तों G20 का स्थायी सदस्य इसमें बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला भी दोस्तों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको सही उत्तर का चयन करना है। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों CPSU एवं वित्तीय संस्थाओं के न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है, ये तो बिल्कुल सही है। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है। तो मेरे हिसाब से दोनों कथन आपके सही होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोस्तों रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का जो परिणाम होता है वह होता है मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? देखिए सेलिनोमीटर का प्रयोग लवणता मापक में किया जाता है, बिल्कुल सही है। थर्मोमीटर ताप मापक होता है, क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापक होता है, तो कौन सा सही नहीं है? बैरोमीटर दोस्तों सही नहीं है। बैरोमीटर क्या होता है? वो आपका वायु दाब को नापता है, ठीक है, वायु दाब को नापता है। अगला प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों क्या महेंद्र वर्मन फर्स्ट के हैं इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है? आई थिंक दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, IPv11 इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो जो दोस्तों बजट होता है, बजट क्या है? एक प्रकार का वार्षिक वित्तीय कथन होता है, ठीक है। नाबार्ड जो होता है, SHG बैंक संबंधित जो कार्यक्रम है वह नाबार्ड द्वारा चलाए जाते हैं। फेमा दोस्तों
फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित है, यानी कि यह किससे संबंधित है, आर्थिक सुधारों से दोस्तों संबंधित है। और सीपीआई जो है दोस्तों, सीपीआई जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका 3 4 1 2 सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, ये तो दोस्तों गलत है, क्योंकि है 2016 में बना था। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, नहीं दोस्तों, 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए, यानी कि 1/2 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी गलत हो गया। तो कथन 3 और 4 दोस्तों इसके सही हो जाएंगे। खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया गया है और खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद या क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आपके जीएस के क्वेश्चन। जीएस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे दोस्तों। 30 क्वेश्चनों में से जो अगर हम बात करें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे। अब यहाँ पर उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात की गई है कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों ऑप्शन की बात करें, कालू मेहरा जो है गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण किया था, इन्होंने, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रांतिवीर संगठन। 1857 में लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, कहाँ पे, 1870 में। ठीक है, 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नवंबर 2022 के निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर पेट्रोलियम और ये सब कुछ था, तेल उत्पाद थे, तो इसके हिसाब से दोस्तों रासायनिक उत्पाद इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम डायरेक्टली नहीं दिया गया, तो आई थिंक रासायनिक उत्पाद इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, दूसरे साइड उससे संबंध दिया गया है। देखिए चौफुला क्या है, चौफुला दोस्तों क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सीधे सही हो जाएगा। चौफुला लोक नृत्य है। 12 मासा क्या है, 12 मासा दोस्तों लोकगीत है। देवगुरु क्या होते हैं दोस्तों, देवगुरु चोटी होती है, ठीक है, जहाँ पे देवता निवास करते हैं। और देवस्थल क्या है दोस्तों, वेधशाला है, जो कि नैनीताल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना है। हाट कालिका मंदिर दोस्तों गंगोली हाट में स्थित है। बाराही देवी मंदिर देवीधुरा में स्थित है। सुरकुंडा देवी मंदिर धरौंटी में स्थित है। और छिन्नमस्ता देवी मंदिर दोस्तों कहाँ पे, काली मठ में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2 3 1 4। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है। अमृत गंगा मंडल में बालखिला से मिलती है, बिल्कुल सही है। केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है, ऋषिकेश ऋषि गंगा जो है ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, यह दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि जो ऋषि गंगा है यह पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, यानी कि अलकनंदा की सहायक नदी आप डायरेक्टली कह सकते हैं। तो जो ऋषि गंगा है पश्चिमी धौली गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से नहीं मिलती है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर आप दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है, एक साइड आपकी योजनाएं दी गई है, दूसरे साइड उनका मिलान दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है यह मई 2020 में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है दोस्तों अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी। मिशन गौरया शक्ति योजना जो है दोस्तों यह सितंबर 2021 में शुरू हुई थी। और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो है दोस्तों यह अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके कुछ मंदिर दिए गए हैं और उनके संबंधित स्थान दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए रेणुका देवी मंदिर कहाँ स्थित है, नागपुरी में स्थित है। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर अगर आपको पता है तो सीधे ही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, परशुराम मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, यह फरासू में स्थित है। माता मूर्ति मंदिर नागपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान में दी गई भूमि को रौत कहा जाता था। असाधारण बहादुरी के लिए जो भी दान में भूमि दी जाती थी उसको रौत कहते थे। जूला दोस्तों क्या नापने की इकाई है, जोला दोस्तों भूमि मापन की एक इकाई है। पौरव राजवंश और चंद्र राजवंश में यह इकाई चलती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किसने किया था, तो यह प्रताप शाह के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया, तो पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में दोस्तों ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है। तो पिथौरागढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है। लखवाड़ मेला जौनसर बाबर सही है पूछा गया। ठीक है, सही है। तो लखवाड़ मेला जौनसर बाबर का लोकप्रिय मेला है, बिल्कुल सही है। सनगाड़ मेला बागेश्वर जनपद में चैत्र नवरात्रि में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। सेलको उत्सव दोस्तों जो आपका भटवाड़ी के आसपास में आयोजित होता है, भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 आपके सही हो जाएंगे। हरियाली पूरा उत्सव चमोली जनपद में आयोजित होता है, विवाहित कन्याओं से संबंधित यह नहीं है। ठीक है, सभी से संबंधित है, तो 1 2 3 आपका इसका मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। अगला जो है, फासला सिखल शैली मंदिर किससे संबंधित है, पलेठिका सूर्य मंदिर, वीरभद्र एवं वासुदेव मंदिर, नारायण कोठी चमोली, बालेश्वर मंदिर, जागेश्वर अल्मोड़ा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका इसके सभी आंसर सही होने चाहिए, उपयुक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि पलेठिका सूर्य मंदिर तो है और वासुदेव मंदिर जो है नारायण कोठी चमोली में ये भी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना चाहिए। अगला दोस्तों, कुछ आभूषण दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए हिरोदा पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण, मुंदड़े जो है कानों में, मुंदड़े कानों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। चरेऊ जो है दोस्तों गले में पहना जाता है, तो पैर में नहीं पहना जाता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पहुंची दोस्तों हाथ की कलाई में पहना जाता है, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक,
ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही होना चाहिए, ठीक है। कानों में पहने जाने वाला आभूषण और हाथों की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण जो है पहुंची हो गया, और कानों में जाने वाला हो गया मुंदड़। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। उत्तराखंड एमएसएमई नीति 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी तिथि इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष या अधिकतम 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी। मेरे ख्याल से दोस्तों इसकी जो दूसरी एज थी ना, मतलब जो इसका अधिकतम अवधि थी वह 2023 तक थी, ठीक है, आई थिंक, ठीक है। क्योंकि 2023 में भी अभी लेटेस्ट में एक न्यूज आई थी कि एमएसएमई को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बाकी आयोग के अनुसार फिर बाद में पता चलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक साइड दोस्तों आपके कुछ उत्पाद दिए गए हैं, एक जिला 2 उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। अल्मोड़ा क्यों फेमस है दोस्तों? बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन एक का हो जाएगा तीसरा। सीधे आंसर बताता हूं मैं इसका, आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 4 2। अल्मोड़ा जो है ट्वीड और बाल मिठाई के लिए जाना जाएगा। बागेश्वर जो है ताम्र शिल्प उत्पाद और मंडुआ के बिस्किट के लिए जाना जाता है। हरिद्वार गुड़ और शहद के लिए, और नैनीताल जो है एप्पल क्राफ्ट व कैंडल मेकिंग क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। एक जिला 2 उत्पाद जो मैंने आपको करंट अफेयर में भी इसका पूरा सूची दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका 3 1 4 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड की कोसी नदी के तट पर निम्न स्थानों में से सही क्रम क्या होगा? आप कुमाऊं वाला जो बंदा दोस्तों बागेश्वर से अल्मोड़ा गया होगा कभी सोमेश्वर वाले रास्ते से, या बागेश्वर से हल्द्वानी गया होगा, वही इसका आंसर सही बता सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सही क्रम होगा उत्तर से दक्षिण का, मेरे अनुसार दोस्तों सबसे पहले सोमेश्वर आता है, फिर अल्मोड़ा आता है, फिर खैरना, और उसके बाद में बेताल घाट। सोमेश्वर आता है अल्मोड़ा जनपद में ही, सोमेश्वर अल्मोड़ा और खैरना, और बाकी बेताल घाट दोस्तों नैनीताल जनपद में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंकोड़ा खाल आंदोलन किससे जुड़ा है? कुली बेगार आंदोलन से संबंधित है दोस्तों क्या कंकोड़ा खाल आंदोलन। अगला दोस्तों यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, और यहाँ पर आपको बताना है इसको सम्मिलित करके, ठीक है। तो देखिए मालूसाही जो है, राजूला और मालूसाही की प्रेम कथा मालूसाही के नाम से जानी जाती है। हुड़की बोल गाथा दोस्तों कृषि और खेतीबाड़ी पर आधारित जो लोक गाथाएं होती हैं वह क्या होते हैं? हुड़की बोल होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना चाहिए। पावड़े या भड़ों क्या होते हैं दोस्तों? पावड़े या भड़ों जो होते हैं वह वीर रस पर आधारित लोक गाथाएं होती हैं। जागर लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2002 में यहाँ पर दोस्तों सिडकुल की स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों यह प्रश्न भी अच्छा है, डेकरास किससे संबंधित है? तो डेकरास जो है दोस्तों यह क्या है? मृदा का नमूना है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के क्ले मॉडल या मृदा के नमूने जो है वह क्या है? डेकरास है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ना मृदा के नमूने ये हैं, ठीक है। अब क्ले मॉडल, पुष्पों के क्ले मॉडल या देवताओं के, तो मेरे सबसे ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। डेकरास संबंधी है, ठीक है। अच्छा और नया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कूट दिए गए हैं कथन ए और कथन बी, इनके संबंध में आपको दोस्तों फिर सही उत्तर का चयन करना है। आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। नहीं दोस्तों, कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी थी सबसे पहले कहाँ पे थी? हमारा कहाँ पे थी? कार्तिकेयपुर जोशीमठ पे थी। फिर कहाँ पे? बैजनाथ में स्थानांतरित हुई थी। अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलती नहीं। अस्कोट की पहाड़ियां तो दोस्तों कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में। गोमती नदी बागेश्वर जनपद के गोवनखना हिमनद से निकलती है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही कथन आपके क्या है इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला, बागेश्वर जनपद किस किस से घिरा हुआ है? तो बागेश्वर जनपद दोस्तों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गोठ दोस्तों किससे संबंधित है? गोठ को क्या बोलते हैं? गोठ होना चाहिए आपका पशुपालन से संबंधित, ठीक है। किससे? पशुपालन से। पंचबद्री में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आप देखिए यह प्रश्न भी बड़ा अजीब सा है। बद्रीनाथ, ध्यान बद्री, आदि बद्री या वृद्ध बद्री। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्यान बद्री होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा नाम है योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री इसको कहा जाता है। वैसे ही प्रथम बद्री को आपका विशाल बद्री कहा जाता है जो बद्रीनाथ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो सकता है कि दोस्तों डिलीट भी हो जाए, क्योंकि सारे ही सही है, लेकिन अगर चारों में से एक छांटना होगा तो मैं ध्यान बद्री को छांटूंगा, ठीक है। अगला है, सही युग्मों को आपको चयन करना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है कालागढ़ में। नहीं दोस्तों। मायावती आश्रम चंपावत में, बिल्कुल सही है। चैती मेला काशीपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल सही है। तो 2 3 और 4 दोनों ही दोस्तों इसमें सही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही होने चाहिए। 2 3 और 4 दोनों ही इसमें सही है। अगला प्रश्न है, घी संक्रांति को क्या नाम से जाना जाता है? तो ओलगिया भी कहा जाता है घी संक्रांति को। निम्न देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? सेड्रस देवदार देवदार का वानस्पतिक नाम है। सरौ, हारोल, छोपती और लंगवीर क्या है? यह दोस्तों क्या है? उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, ठीक है। क्या है? उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा कथन सही है? 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी 2 जिलों में विभक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। जीडब्ल्यू ट्रेल प्रथम बंदोबस्त में बंदोबस्त अधिकारी था, बिल्कुल दोस्तों। पहला बंदोबस्त गार्डनर के द्वारा किया गया था, लेकिन जो बंदोबस्त अधिकारी था वह ट्रेल था, बिल्कुल सही है।
11वां बंदोबस्त इबटसन बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। पौ बंदोबस्त के नाम से 10वें भूमि बंदोबस्त को जाना जाता है, तो 1, 2 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में पाए जाने वाला भरल व कस्तूरी मृग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। ऑप्शन ए तो दोस्तों सही है, धनेश अनुसूची 2 में शामिल है, ठीक है। तो ये मैं दोस्तों श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कूट दिए गए हैं, आपको सम्मिलित करके आंसर बताना है। देवी धुरा मेला दोस्तों कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन लगता है। उत्तरायणी कौतिक मेला मकर संक्रांति में लगता है। और गौचर मेला दोस्तों कब लगता है? 14 नवंबर को लगता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BCA, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्नलिखित फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ABCD, गेहूं, धान, मड़ुआ और गन्ना, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, आप भी एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार चैस या चैसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है? तो दोस्तों गथवाणी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। गथवाणी गहत को पीसकर गथवाणी बनता है, और चैस व चैसवाणी चैसू जो जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो गथवाणी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी दोस्तों कहाँ स्थित है? यह भवाली में स्थित है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? यह रुद्रपुर में स्थित है। तो ठीक है, 4 और 3 वाला ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, पीताम्बर दत्त पर्थवार हिंदी अकादमी देहरादून में, राजीव गांधी शैक्षिक खेल अकादमी टिहरी में, और उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान दोस्तों रुद्रपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है? तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद जो है दोस्तों, यह पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैत के महीने को नाच दो महीनों या नाच का महीना भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चैत के महीने में मायका आई लड़कियां भी झुमेलों और बास्ती पर गीतों पर गाती और नाचती हैं। तो इसका दोनों ही दोस्तों आंसर आपके सही होने चाहिए, कथन एक और कथन दोनों ही सही होने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित चित्र पर विचार करके विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, कि जो आपका केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है वह कितनी है दोस्तों? वह 37% है। केंद्र से सहायता अनुदान कितना मिला है? 20% मिला है। राज्य के अपने गैर कर कितने हैं? ये 14% है। और राज्य के अपने जो कर हैं वह 9% है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूची आपको कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर कोसी में स्थित है, कटारमल कोसी अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। थल केदार और जो गोलू देवता मंदिर चितई में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। तो सुमिलित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सुमिलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भरत गुफा जो है वह पिथौरागढ़ में ना होकर चमोली में, और थल केदार जो है चमोली में ना होकर कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 5वां धाम यात्रा की संज्ञा दी जाती है? तो 5वां धाम यात्रा के नाम से किसे जाना जाता है उत्तराखंड में? जो आपका खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है दोस्तों, इसको उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा के रूप में जाना जाता है। अगर उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के 40 प्रश्नों में से जो 10 प्रश्न है वह काफी अच्छे लेवल के हैं, और आपको बहुत कम किताबों में यह प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो और बचे हुए प्रश्न हैं ये भी अच्छे लेवल के प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपको दोस्तों कम ही जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, ये जो क्वेश्चन थे अच्छा पेपर का लेवल था। अगर आपके सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो वो भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको रीजनिंग का बता देता हूँ, कौन सी आकृति श्रृंखला को जारी रखेगा, ठीक है। अगर इस प्रश्न के बारे में बात करें तो श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व आउट कर लीजिएगा इसी हिसाब से। अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्न में से किसमें उसके सभी वर्णों का योग अधिकतम होगा, ठीक है। तो किसमें होगा? स्टेट्स में होगा, ठीक है। 79 होगा इसमें, ठीक है। वर्ष 2019 का कैलेंडर किसके समान होगा दोस्तों? 2015 के समान होगा। अगला प्रश्न है, एक महिला का परिचय देते हुए राम ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। महिला का राम से क्या संबंध होगा? वह उसकी बहन होगी, ठीक है। महिला क्या होगी? राम की बहन होगी। अगला है, लीडर को 20, 13, 9, 12, 13, 26 हो तो लाइट को क्या लिखेंगे? तो इसके जो वर्ण है दोस्तों, इसमें 8 आपको जोड़ देना है। जो भी इसके अल्फाबेट आते हैं उसमें 8 जोड़ देना है। जैसे एल का क्या होता है? 12 होता है, उसमें 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो सब में अगर आप 8 जोड़ते जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 20, 17, 15, 16 और 28, ठीक है। बाकी कैलेंडर वाला क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, यदि कैलाश, गोविंद और हरिंदर बुद्धिमान है, कैलाश, राजेश और जितेंद्र कठिन परिश्रमी है, राजेश, हरिंदर और जितेंद्र ईमानदार हैं, कैलाश, गोविंद और जितेंद्र महत्वाकांक्षी है, तो इनमें से कौन न तो ईमानदार होगा, न ही कठिन परिश्रमी होगा, और
नहीं कठिन परिश्रमी है किंतु महत्वाकांक्षी है। तो कौन सा होगा दोस्तों? वो हो जाएगा गोविंद। क्या हो जाएगा? गोविंद हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो गोविंद आंसर आएगा। अगला है, अगर आप वृत्तों के केंद्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को मिला दिया जाए तब कौन सा वर्ण बनेगा, यानी कि इस प्रकार से इनको मिला दिया जाए, ठीक है, तब कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों, यह पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें आपके 11 वर्ग बनने चाहिए। आप लोग भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है घड़ी का समय दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, घड़ी का समय आपको डायरेक्टली 18:30 में से यह समय घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 8:15 में जो जल प्रतिबिंब होगा वह बनेगा कितना? 10:15। ठीक है, अगर आप 18:30 में से 8:15 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10:15। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, सभी को 18:30 में से घटाइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 गांव ए बी सी डी एक सरल रेखा में है, बी से डी तक 10 किलोमीटर दूर है, ए गांव डी और सी के बीच में स्थित है, सी से बी की दूरी सी से डी तक की दूरी से लगभग 2 किलोमीटर अधिक है, सी से बी कितना दूर है? अगर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आसानी से आपका आंसर 6 किलोमीटर दोस्तों इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 4, 6, 9, 13.5 में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा आएगा? तो आपको डायरेक्टली 1.5 से मल्टीप्लाई करना था हर क्वेश्चन में, तो 20.25 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा पेपर का लेवल था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का दोस्तों आपका एग्जाम पेपर था, और आयोग के द्वारा दोस्तों इस बार अच्छा पेपर बनाया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों सेफ स्कोर की बात करें तो अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका 70+ मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोरर में है। ठीक है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में भी 10 क्वेश्चन हार्ड थे, हिंदी में भी 5 क्वेश्चन हार्ड थे, और जीएस में भी आपके दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास में हार्ड थे, बाकी कुछ अपनी नॉर्मल गलतियां हो जाती हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो आप 70 के आसपास या 70+ नंबर ला सकते थे। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों अभी तक जो सेफ स्कोर है वह 70 के आसपास रहने वाला है। बाकी दोस्तों जब आंसर की आ जाएगी तभी हमें कुछ प्रश्नों के आंसर पता चलेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या होगा। या दोस्तों मेरे द्वारा अगर जो भी आपको आंसर की बताई गई, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है दोस्तों, बहुत बार ये जो प्रश्न है दोस्तों यह ऑप्शंस के हिसाब से भी सॉल्व किए जाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने आंसर्स को। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और इस आंसर के हिसाब से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं यह भी दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में उसे पिन अप कर दिया जाएगा। धन्यवाद।